Okay, in the previous video, we discussed about how to calculate income. Now, in that we understood that there is, whenever we calculate GDP, not income actually, there's income as a method. Okay, so the way we have expenditure method, we have income method, and we have output method. These are three methods to calculate the GDP. Now, here we are going to understand about the real GDP and nominal GDP. ये दोनों चीजें समझेंगे और साथ में समझेंगे GDP डिफ्लेटर. ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से हैं हमारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस में. तो सबसे पहले इसको, क्योंकि आपने जब सारे नोट्स बना रखे हैं तो उन नोट्स को वर्ड बाय वर्ड एक बार चल के देखते हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी हैं सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नाउ ये बहुत क्रूशल कॉन्सेप्ट है. लेट्स सिंप्लीफाई दिस क्रूशल कॉन्सेप्ट. हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, हमने बहुत आसानी से समझना है इसको. फर्स्ट, लेट्स जस्ट मेक श्योर वी ऑन द सेम पेज. आप और मैं, हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लें जिससे कि हम सेम वेवलेंथ में हों रिगार्डिंग द करंट फैक्चुअल डेटा दैट फ्रेम्स आवर डिस्कशंस. जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे आप इनकम मेथड से निकालो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, चाहे आप आउटपुट मेथड से निकालो, तीनों ही मेथड्स में आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी और वो फैक्ट्स के ऊपर होगा, वो फैक्चुअल डेटा होगा जो कि ऑल ओवर कंट्री से निकाला जाएगा. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस ईयर. The search confirms what I have known for a while. So understand this, that when I was writing all this, so what is critical for our understanding. तो हम सबसे पहले बेस ईयर की बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम नोट्स बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो दिमाग सिर्फ उस हिसाब से चलता है कि मैं आपको किस तरह से समझा पाऊँ. बिकॉज एनीवेज यू कैन नॉट सी मी, आई कैन नॉट सी यू. ऑनलाइन मोड में बात चल रही है, तो मैं आपको ध्यान में रखते हुए, someone who wants to clear the IELTS exam in economics and that too with lots and lots of ease, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको फट निकल रहे हैं. तो करंटली बेस ईयर की बात करनी है हमने. हम बात क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, हमने यहाँ पे नॉमिनल और रियल को पहले समझेंगे, उसके बाद डिफ्लेटर पे जाएंगे. तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. रियल जीडीपी के केस में हमेशा बेस ईयर लिया जाता है और अभी इंडिया का जो बेस ईयर है वो 2011-2012 है. सो करंटली द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी इन इंडिया इज 2011-12 और बहुत जल्दी ये February 27, 2026 को ये 2022-2023 होने वाला है. ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि आपका एग्जाम कब है उसके हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया गया कि नेक्स्ट कौन सा होने वाला है, अभी तक 2011-2012 चल रहा है बेस ईयर और आगे 2022-2023 होने वाला है और ये होएगा 27 फरवरी 2026 से. दिस थिंग विल बी स्टार्टेड इन एक्शन हो जाएगा. उसके लिए ऑलरेडी काम चल रहा है. नाउ आर्म्ड विद दैट फाउंडेशनल नॉलेज, अब हमने फाउंडेशन नॉलेज तो ले ली कि भैया बेस ईयर होता है, ये रियल जीडीपी के लिए होता है. जब भी हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो बेस ईयर होगा ही होगा. लेट्स प्रोसीड विद द एक्सप्लेनेशन. अब हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेटर एक्सप्लेन सिंपली. ठीक, आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. तो इमेजिन यू आर रनिंग अ लेमनेड स्टैंड. आप एक शिकंजी का स्टॉल लगा के खड़े हैं. एवरी डे यू सेल ग्लासेस ऑफ लेमनेड. आप शिकंजी बेचते हैं रोज. यू वांट टू नो इफ योर बिजनेस इज ट्रूली ग्रोइंग. आप जानना चाहते हैं कि भैया आपका बिजनेस सच्ची में रियल सेंस में ग्रो कर रहा है या नहीं, या आप इफ यू जस्ट गेटिंग फूल्ड बाय चेंजेस इन प्राइस, या आप सिर्फ
प्राइस के चेंज होने से बुद्धू बन रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राइस के चेंज होने से बुद्धू कैसे बनता है इंसान कि नींबू का प्राइस बढ़ गया, चीनी का प्राइस बढ़ गया, तो आपकी क्या कहते हैं जो रेवेन्यू है वो तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से आपको अपना क्या कहते हैं जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ा। तो आपको लगा कि पहले तो मैं इतनी कमाई करता था, पहले मैं रोज 1,000 रुपए की कमाई करता था, मैं 1,500 की कमाई करता हूँ। आपने तो ध्यान दिया ही नहीं कि भैया आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी प्राइस बढ़ गई है, इस वजह से आपको प्राइस बढ़ाना पड़ा। आपकी आउटपुट तो इंक्रीज हुई नहीं, आपकी सेल तो कोई इंक्रीज हो ही नहीं रही है, सेल तो उतनी की उतनी है या थोड़ी सी कम भी हो गई है, तो आपको पता नहीं चला। तो अब इसको हम देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब मान लो आप जिस प्राइस पे आज डेट में लेमनेड बेच रहे हैं वो हो गया नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो टुडेज प्राइस, फेस वैल्यू, आज का, थिंक ऑफ इट लाइक दिस इज सिंप्लीफाई, दिस इज simply the total value of all lemonade you sold calculated using today's prices। आज के प्राइजेस को मद्देनजर रखते हुए आपने जितनी शिकंजी बेची उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपका नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, measures the total value of all final goods and services produced within a country's borders in a specific period, say a year, using the current market prices of that year। तो जितना भी जीडीपी पूरे के पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में, एक कंट्री में उसके बॉर्डर्स के अंदर प्रोड्यूस होता है आज के प्राइसेस के हिसाब से, उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। प्रॉब्लम, if the price of your lemonade went up from 10 to 20 per glass, you sold 100 glasses, your nominal revenue would double from 1,000 to 2,000। बिल्कुल सही बात है। पहले आप 100 into 10 1000 का बेच रहे थे, अब 100 into 20 कितने का बेच रहे हो, 2,000 का बेच रहे हो। बट डिड योर एक्चुअल प्रोडक्शन, नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड इंक्रीज? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, नो। सो नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज जस्ट बिकॉज prices went up, inflation, yes, even if no more goods or services were actually produced। तो नॉमिनल जीडीपी तब भी इंक्रीज हो सकती है जब प्राइसेस ऊपर गए हैं, जबकि आपने एक भी एक्स्ट्रा अपना गुड या प्रोडक्ट ना ही बनाया ना ही बेचा। इट कैन बी अ मिसलीडिंग इंडिकेटर ऑफ ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई नहीं, आपकी इकोनॉमी, आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी या आपका देश रियली में ग्रो नहीं किया। डन। अब बात करते हैं रियल जीडीपी की, जिससे हमें पता चलती है ट्रू ग्रोथ, और इसलिए ट्रू ग्रोथ को मैंने पहले से अंडरलाइन कर दिया। नाउ जीडीपी और कांस्टेंट प्राइस जीडीपी, अब इसको समझते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, टू फिगर आउट इफ योर लेमनेड स्टैंड ट्रूली ग्रू, you would calculate your sale using the prices from a specific base year। This way, any change in your revenue must be because you sold more, not because the prices per glass changed। अब उसमें हमने बेस ईयर ले लिया, जैसे इंडिया बेस ईयर क्या लेके चल रहा है अभी तक, 2011-2012। तो डेफिनेशन इज रियल जीडीपी measures the total value of all final goods and services produced within a country's borders, but it adjusts for price changes, inflation or deflation। It calculates the value of current output using the price of a designated base year। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन में क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि रियल जीडीपी मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर, उसके बॉर्डर्स के अंदर जो टोटल वैल्यू गुड्स की प्रोड्यूस हुई है, फाइनल गुड्स की प्रोड्यूस हुई है, उसको ध्यान में देता है। इट कैलकुलेट्स वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू को करता है क्योंकि वो बेस ईयर ले रहा है। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, रियल जीडीपी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल जीडीपी इज द truest measure of economic growth। Real GDP is the truest measure of economic growth। If real GDP goes up, it means the economy actually produced more goods and services।
not just the prices got higher. So, truest measure of economic growth. That's very important. इसको मैं चाहूँगा कि मैं इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को फटाफट इसको मैं हाईलाइट कर दूं. इट्स अ ट्रूएस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रूएस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया से एग्जांपल ले लेते हैं. When we say India's real GDP grew by 7%, we mean that the actual volume of goods and services produced increased by 7% compared to the previous period, after removing the effect of price changes, using 2011 to 12 prices as our benchmark. So, growth in GDP, but real growth in GDP, real GDP, वो कितना improve हुआ है, उसी से हमें मतलब है. Let's move further. Next is GDP deflator, the inflation barometer. अब बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? थर्मोमीटर. ठीक है जी. हमें टेम्परेचर हुआ है, हमें बुखार आया है या नहीं आया है ना? कैसे पता चलेगा? हम थर्मोमीटर लगाएंगे. वैसे ही जीडीपी डिफ्लेटर से क्या पता चलेगा? प्राइसेस में उछाल आया है या गिरावट आई है, ये कौन बताएगा? जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा. समझते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं. नाउ इसको इस तरह से सोचें. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. GDP deflator is like a special thermometer. वो हम बात कर रहे थे. That tells you how much the overall prices of everything produced in the economy have changed since the base year. तो prices, overall prices कितने changes आए हैं, फॉर्मूला लगता है उसके लिए. अभी समझ लेते हैं. फॉर्मूला बहुत आसान सा है. The definition क्या है? GDP deflator is a broad measure of the price level. It's calculated as the ratio of nominal GDP to real GDP multiplied by 100. So GDP deflator is a broad measure of the price level. It's calculated as the ratio of nominal GDP to real GDP multiplied by 100. अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे. GDP deflator equals to, न्यूमरेटर में आएगा नॉमिनल जीडीपी, डिनोमिनेटर में आएगा रियल जीडीपी, इनटू 100 कर देंगे. विल गेट जीडीपी डिफ्लेटर. इसको करके देख लेते हैं एक बारी. ये आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. एग्जाम्पल इज 2024 में नॉमिनल जीडीपी थी 1000 की और रियल जीडीपी थी 800 रुपये. तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 करेंगे. 1000 को 800 से डिवाइड किया, 100 से किया, तो कितना आ गया? परसेंटेज निकल के आ गया इक्वल्स टू 125. ठीक है. और दिस मीन्स तो 100 से कितना ऊपर गया? 25 ऊपर गया. जैसे ही 100 से 25 ऊपर गया, दिस मीन्स ऑन दैट ऑन एवरेज. तो अगर ये अबव जीडीपी गया, देखो यहाँ पे हमने पहले इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. इफ नॉमिनल जीडीपी इज हायर देन रियल जीडीपी, इट मीन्स प्राइसेस हैव रिजन. तो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं and deflator will be above 100, right? If nominal GDP equals real GDP, which happens in the base year, the deflator is 100. Nominal GDP और real GDP सेम होंगे तो वो कहाँ होगा? बेस ईयर में होगा और deflator क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. If prices had hypothetically fallen since the base year, the deflator would be below 100. तो जितना 100 से ऊपर जाएगा उतना परसेंटेज आपका प्राइसेस में उछाल आया है या उतना इन्फ्लेशन है. जितना 100 से नीचे जाएगा उतना डिफ्लेशन है. हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं क्योंकि मोस्टली अब इन्फ्लेशन ही होता है, डिफ्लेशन का होता है. राइट. सो बहुत सिंपल हो गया. अब यहाँ पे 125 आया था जीडीपी डिफ्लेटर. This means that on average prices have risen by 25% since the 2011-12 base year.
इन एसेंस अब ये समझ लेते हैं, nominal GDP tells you the size of the economy in today's money. Real GDP tells you the size of the economy in base year's money, showing actual quantity of goods and services produced. This is what economists primarily use to assess growth. Economists growth को कैसे assess करते हैं? Real GDP पे assess करते हैं, कभी भी nominal GDP पे assess नहीं करते। GDP डिफ्लेटर में क्या होता है? ये एक टूल है जो कि अलाउ करता है टू मूव बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, गिविंग अस अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन अक्रॉस द इंटायर इकोनॉमी। यहीं पे हम आज का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स अलाउज अस टू पील बैक द लेयर्स ऑफ इकोनॉमिक डेटा। क्योंकि हमने अकाउंटिंग में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं, और तीनों कॉन्सेप्ट्स में हम इनकम मेथड यूज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं, आउटपुट मेथड यूज कर रहे हैं, तीनों मेथड्स में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारा जीडीपी कितना रहा। अब जीडीपी में जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से और ये डिफ्लेटर कैसे काम करते हैं, तब तक हमने कोई भी इंफॉर्मेशन निकाली है उस इंफॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। When we understand real GDP, nominal GDP and deflator, we are able to decode proper growth of the economy of a country. So that is exactly what is being told in this paragraph. Understanding these concepts allows us to peel back the layers of economic data and see the true picture of a nation's productive capacity. Free from the distorting effects of fluctuating prices, it's fundamental to sound economic analysis. डिसीजन मेकिंग ही इकोनॉमिक डेटा का रियल आउटकम होता है, एनालाइज करना, उस एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजन लेना। दैट इज व्हाट इकोनॉमिस्ट्स डू। ओके, थैंक यू सो मच।